तो चलिए आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। एक तारीख है जो आपको हमेशा याद रखनी है, 2 फरवरी 2026। अच्छा, ये तारीख इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी दिन भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ जिसने इंडियन इकोनॉमी और हमारी फॉरेन पॉलिसी की, कह सकते हैं, पूरी दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, इसने एक बहुत बड़े ट्रेड वॉर को टाला था। तो आज हम इसी समझौते को, इसके हर पहलू को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये व्यापार युद्ध की नौबत आई ही क्यों। फिर इस डील से भारत को क्या बड़ी जीत मिली, मतलब हमारे लिए क्या फायदे हुए। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस जीत के लिए हमें क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी। फिर एक केस स्टडी देखेंगे, राजस्थान पर इसका क्या असर हुआ। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस डील के बाद भारत अमेरिका के रिश्ते किस नए दौर में दाखिल हो गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। देखिए, किसी भी समझौते को ठीक से समझना है ना, तो उसके पीछे के संकट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ऐसी क्या हालत हो गई थी कि दो देश जो एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहते हैं, वो एक बड़े ट्रेड वॉर के मुहाने पर आकर खड़े हो गए थे। आप स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 50%। जी हाँ, 50%। ये कोई मामूली टैक्स नहीं था, ये एक तरह की टैरिफ की दीवार थी जो अमेरिका ने खड़ी कर दी थी। जरा सोचिए इसका मतलब क्या है। भारत से अमेरिका जो भी सामान जा रहा है उस पर 50% का एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब हमारा सामान अमेरिकी बाजार में इतना महंगा हो जाएगा कि उसे कोई खरीदेगा ही नहीं। ये हमारी एक्सपोर्ट इकोनॉमी को, आप कह सकते हैं, घुटनों पर लाने की एक सीधी सीधी कोशिश थी, एक तरह की इकोनॉमिक घेराबंदी। तो ये संकट अचानक तो आया नहीं होगा, है ना। इसकी शुरुआत हुई 2025 के शुरू में ही, जब भारत को टैरिफ किंग कहा जाने लगा। फिर अगस्त 2025 में एक्शन हुआ और ये 50% वाला टैरिफ लगा दिया गया। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो आपको समझनी है। ये जो 50% था ना, इसके दो हिस्से थे। 25% तो था जवाबी टैरिफ और बाकी 25% एक सजा के तौर पर था। सजा किस बात की? सजा थी रूस से सस्ता तेल खरीदने की। इसका असर ये हुआ कि साल खत्म होते होते हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, खासकर टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में जहां लाखों लोग काम करते हैं, वो पूरी तरह से रुक गए। इसी बैकग्राउंड में महीनों तक बातचीत चली और फिर जाकर फरवरी 2026 में ये समझौता हुआ। तो ठीक है, संकट तो बहुत बड़ा था। अब देखते हैं कि इस डील से भारत के हाथ लगा क्या। ये सिर्फ डूबते को तिनके का सहारा नहीं था, बल्कि इसमें कुछ बहुत ही स्ट्रेटेजिक फायदे भी थे। चलिए देखते हैं वो क्या थे। इस डील की जो सबसे बड़ी और पहली जीत थी, वो थी टैरिफ में जबरदस्त कटौती। सोचिए, 50% की वो कमर तोड़ देने वाली दर सीधे 18% पर आ गई। हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं था। इसने उनके लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे फिर से खोल दिए। ये बहुत बड़ी राहत थी, इसमें कोई शक नहीं। अब ये जो 18% का आंकड़ा है, इसका असली मतलब तब समझ में आता है जब हम इसकी तुलना अपने कॉम्पिटिटर्स से करते हैं। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए। डील के बाद हम पर टैरिफ हो गया 18%, जबकि हमारे जो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जैसे वियतनाम और बांग्लादेश, उन पर ये करीब 19 से 20% था। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में आप कितना टैक्स दे रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आपको कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है। तो इस डील ने हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया। तो कौन कौन से सेक्टर थे जिन्हें इस डील से सीधी सीधी लाइफलाइन मिली? सबसे पहले तो हमारा टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर, जो खेती के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देता है। फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, खासकर जयपुर और सूरत के व्यापारियों के लिए तो ये जैकपॉट जैसा था, उन्हें जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया। मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स वालों ने भी राहत की सांस ली। और बात सिर्फ सामान तक ही नहीं रुकी, ICET के तहत टेक्नोलॉजी में भी, जैसे न्यूक्लियर पावर और डेटा सेंटर्स में सहयोग बढ़ाने पर बात पक्की हुई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हर चीज की एक कीमत होती है। तो अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। इस बड़ी जीत के लिए भारत को आखिर क्या कीमत चुकानी पड़ी? सबसे बड़ा समझौता जो हमें करना पड़ा, वो था रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर। देखिए, भारत की सालों से एक पॉलिसी रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, मतलब हम अपने फायदे के लिए कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। रूस से सस्ता तेल लेकर हम अरबों डॉलर बचा रहे थे। अमेरिका का वो जो 25% वाला पनिशमेंट टैरिफ था, वो असल में इसी को रोकने के लिए था। और आखिर में उस टैरिफ को हटवाने के लिए भारत को अपनी इस पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब आते हैं इस डील के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, एग्रीकल्चर।
भारत इस बात पर राजी हो गया कि वो अमेरिका के कुछ नॉन सांड के लिए अपने बाजार खोल देगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, जिससे उनके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं। अब सोचिए, उन सस्ते प्रोडक्ट्स को अगर इंडियन मार्केट में आने दिया जाए तो यहाँ के करोड़ों छोटे किसानों का क्या होगा? ये उनके लिए एक सीधा सीधा खतरा है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये जो बयान है, ये किसानों की इसी गहरी चिंता को दिखाता है। खासकर हिमाचल और कश्मीर के सेब उगाने वाले, अखरोट के किसान और हमारे सेंट्रल इंडिया के तिलहन किसान, इन सबको यही डर था कि अगर अमेरिका से सस्ता सेब, अखरोट और सोयाबीन का तेल आ गया तो उनकी तो पूरी की पूरी फसल बाजार में बिकेगी ही नहीं। उनकी रोजी रोटी का सवाल था ये। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल कहानी को थोड़ा लोकल लेवल पर लाकर समझते हैं। खास तौर पर राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये सेक्शन बहुत काम का है। देखते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का राजस्थान की जमीन पर क्या असर पड़ा। राजस्थान के लिए ये समझौता एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग के लिए ये एक बहार लेकर आया। उन्हें जीरो ड्यूटी एक्सेस जो मिल गया। भीलवाड़ा और पाली के टेक्सटाइल उद्योग को भी बड़ी राहत मिली। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट का सामान भी अब अमेरिका आसानी से पहुंच सकता था। लेकिन दूसरी तरफ अलवर भरतपुर बेल्ट के जो सरसों किसान हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा बनकर आया। क्यों? क्योंकि समझौते के तहत सस्ते अमेरिकी सोया तेल का इंपोर्ट आसान हो गया, जिससे हमारे सरसों तेल की कीमतों पर दबाव पड़ने का सीधा खतरा था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? देखिए, ये समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील से कहीं ज्यादा है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसा दौर जो दोस्ती-यारी पर नहीं, बल्कि सीधे सीधे लेन देन पर आधारित है। मतलब एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। अब वो सवाल जो किसी भी बड़े एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या ये समझौता भारत का सरेंडर था या ये एक प्रैक्टिकल कदम था? इस पर आपको अपना एक बैलेंस्ड नजरिया बनाना होगा। चलिए दोनों साइड्स को देखते हैं। जो लोग इसे सरेंडर कहते हैं, उनका तर्क है कि रूस से तेल न खरीदने का फैसला अमेरिकी दबाव के आगे झुकना था। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ एक समझौता था। लेकिन जो लोग इसे प्रैक्टिकल मानते हैं, वो कहते हैं कि भारत ने समझदारी दिखाई। हमने दबाव को झेला जरूर, लेकिन अपने सबसे जरूरी कृषि हित जैसे डेयरी सेक्टर को इस डील से पूरी तरह बाहर रखने में कामयाब रहे, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। तो फाइनल फैसला क्या होना चाहिए? देखिए, ये न तो पूरी तरह से जीत है, न ही पूरी तरह से हार। इसे हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक भविष्य को बचाने के लिए एक टैक्टिकल वापसी। मतलब भारत ने एक मोर्चे पर, यानी एनर्जी ऑटोनॉमी पर, कुछ कदम पीछे लिए, ताकि जो ज्यादा बड़ा मोर्चा था, यानी हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट, उसे बचाया जा सके, क्योंकि इन्हीं सेक्टर से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। और आखिर में एक कोटेशन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। राष्ट्रों की कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। ये समझौता रियल पॉलिटिक का एक क्लासिक एग्जाम्पल है और इंटरनेशनल रिलेशंस के हर स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि विदेश नीति में भावनाओं से ज्यादा